जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साथ में मिलकर के इंश्योरेंस क्लेम को वन शॉट एकदम रिवीजन के रूप में सॉल्व करेंगे। पूरे का पूरा जानेंगे इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, कैसे इसमें कैलकुलेशन होती है, कितने प्रकार का लॉस होता है और कैसे अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ। लेकिन ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण तब होगा जब इंश्योरेंस क्लेम को आपने पहले से पढ़ रखा होगा। अगर आपने इस चैप्टर की स्टडी कर रखी है तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ बताता हूं कि आज लगभग 30 से 40 मिनट हमारे साथ आप बने रहिए। पूरा इंश्योरेंस क्लेम और वो भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके साथ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम जिसकी मुझे बात करनी है आज, इंश्योरेंस क्लेम्स। देखिए, व्यवसाय में जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की कैजुअलिटी तो रहती है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा भय बना रहता है आग लग जाने का, चोरी हो जाने का, बाढ़ ग्रस्त एरिया में अगर व्यवसाय स्थापित किया गया है तो बाढ़ आ जाने का। इस तरीके के कई एक चीजें हो सकती हैं जिनके होने के कारण व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। अब अगर इनमें से किसी के हो जाने से व्यवसाय प्रभावित होता है तो व्यवसायी क्या करे? उसके सामने एक प्रॉब्लम रहती है, एक समस्या रहती है। इसी समस्या का समाधान लेकर आई बीमा कंपनियां, जो व्यवसाय को एक निश्चित प्रीमियम के बदले बीमा बेचती हैं, उनके माल का बीमा ले लेती हैं। और उस बीमा को लेने के बाद यदि बीमित व्यवसाय को संबंधित लॉस हुआ है तो व्यवसायी बीमा कंपनी को बताता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ, और जितना नुकसान उसका होता है बीमा कंपनीज उसको उसकी पूर्ति कर देती हैं, कंपनसेट कर देती हैं। तो मुझे इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? इंश्योरेंस क्लेम मतलब व्यवसाय का बीमा है, अब नुकसान भी हुआ है तो व्यवसायी बीमा कंपनी को यह बताएगा कि मुझे कितना क्लेम चाहिए, मेरा दावा कितना है, मुझे कितना चाहिए आपसे, ये बताएगा व्यवसायी। तभी तो व्यवसायी को पेमेंट मिलेगा बीमा कंपनियों के द्वारा। तो मुझे पूरे इंश्योरेंस क्लेम के अंदर यही पढ़ना है और यही है इंश्योरेंस क्लेम। बीमा, व्यवसाय का बीमा लिया गया, वहां लॉस हुआ, लॉस होने के कारण जब लॉस हुआ तो व्यवसायी ने बीमा कंपनी को बताया कि मुझे कितना लॉस हुआ है और बीमा कंपनी उसे कंपनसेट करेगी। बीमा कंपनी कंपनसेट करेगी या नहीं करेगी मुझे यहां तक नहीं जाना है, मुझे कहां तक जाना है कि मैं ये बता पाऊं कि क्लेम कितना हुआ। पूरे चैप्टर में कहां तक जाना है? क्लेम कितना हुआ, मेरा नुकसान कितना हुआ, आप मुझे कितना पेमेंट करें। तो जो ये 3-4 बीमा मैंने आपको बताया, इसमें से हमारे सिलेबस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंट के सिलेबस में इंश्योरेंस क्लेम के अंतर्गत कौन सा बीमा आता है? तो यहां आता है आपका फायर इंश्योरेंस। कौन सा? फायर इंश्योरेंस। अग्नि बीमा आता है, अगर आग लगेगी और आग लगने के कारण व्यवसाय प्रभावित हुआ तो क्लेम करेंगे और उसका कंपनसेट किया जाएगा। फायर इंश्योरेंस लिया, थेफ्ट हो गई, क्या क्लेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्लेम अगर रिलेटेड इंश्योरेंस आपने ले रखा है तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी कार में बैठा हुआ व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, बीमा केवल कार का था, व्यक्ति का बीमा नहीं था, तो बीमा कंपनी कार को तो मेंटेन करके दे देगी लेकिन बीमा कंपनी उस व्यक्ति को कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगी। अब कहे कार का तो बीमा था, कार में आदमी बैठा था, तो इसको काहे नहीं कंपनसेट किया जाएगा? अरे उसके लिए अलग से उसको बीमा लेना चाहिए था अपना। तो अगर फायर इंश्योरेंस लिया है तो आग लगने की कंडीशन में ही कंपनसेट किया जाएगा। चोरी हो जाए, बाढ़ आ जाए, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे सिलेबस में है फायर इंश्योरेंस, हर क्वेश्चन में आग लगेगी, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर आग ना लगे। तो चलो, अब जब आग लगेगी तो नुकसान कौन कौन सा होगा? तो हमारे सिलेबस में 3 तरीके का नुकसान है। कौन कौन? नंबर 1, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक, जब आग लगेगी गोडाउन में तो माल जो रखा होगा वो जल जाएगा। गोडाउन में जितना हमारा माल लगा होगा वो क्या होगा? जल जाएगा, तो स्टॉक का लॉस हो जाएगा।
नंबर 2 है लॉस ऑफ असेट्स। जो असेट्स हैं हमारी, या इसको कहें लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, स्थायी संपत्तियां जो हैं, असेट्स में तो कैश भी आता है, वो थोड़े जल जाएगा। लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मान लो फैक्ट्री में आग लग जाए तो मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब भी प्रभावित हो जाएगा, उस आग की चपेट में आ जाएगा, तो मशीनरी और बिल्डिंग का भी बीमा लिया जाएगा और इसका भी कंपनसेशन लिया जाएगा। तीसरा लॉस क्या होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि होती है। लाभ की हानि कैसे होती है? मान लो आग लग गई, आग लगी, बीमा कंपनी तुरंत तो कंपनसेट नहीं कर देगी, पहले व्यवसायी बताएगा बीमा कंपनी को कि मेरे को नुकसान कितना हुआ, फिर बीमा कंपनी एस्टिमेट करेगी, जांच पड़ताल करेगी, फिर समझेगी कि हाँ वाकई इतना नुकसान हुआ, देन पेमेंट करेगी। इस प्रोसेस में 4-5 महीने तो लग जाएंगे। उस 4-5 महीने में व्यापारी की सेल्स जो पहले पूर्व के वर्षों में हुआ करती थी, उसकी अपेक्षा अब की कम हो जाएगी। तो जब अब की सेल्स कम हो जाएगी तो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन सेल्स, जब सेल्स कम हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस वजह से व्यापारी अपने प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करा सकता है स्टैंडर्ड सेल्स के बिहाफ पर। 7 स्टेप होते हैं, उसके अंतर्गत इसकी कैलकुलेशन करी जाती है। देखो अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आएगा कौन सा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आने की 99% चांसेस हैं लॉस ऑफ स्टॉक, और 1% में चांसेस हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। आज तक कभी नहीं आया इसका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट में आता है लेकिन आपके सिलेबस में शॉर्ट है नहीं, तो शॉर्ट आएगा नहीं, और लॉन्ग क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया भाई। तो 1% में हो सकता है आ ही जाए, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो आ भी सकता है। 7 स्टेप्स हैं, इसका कंप्लीट वीडियो एक ही हमने दे रखा है। इंश्योरेंस क्लेम की प्लेलिस्ट में जाइएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट का वीडियो खोलिएगा। 7 स्टेप होते हैं, बहुत कंप्लीट एकदम डिटेल के साथ उसको पढ़ाया है, तो इसको तो वहां देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, कि नहीं तो ये वीडियो फिर 2 घंटे के आसपास का हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि मेरा अनुमान है कि क्वेश्चन यहां से आएगा। अब लॉस ऑफ स्टॉक में कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो लॉस ऑफ स्टॉक में जब भैया आप आना, तो यहां माल जल जाएगा, आग लगेगी, माल जल जाएगा। आपको कैलकुलेशन के माध्यम से कैसे निकालना होगा, क्या कैलकुलेशन करनी होगी? तो आपको लॉस ऑफ स्टॉक में क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ क्लेम चाहिए। हमें क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ क्लेम। और अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरा लॉस एक्चुअली होगा क्या? लॉस ऑफ स्टॉक, इसमें लॉस होगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर? क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में मेरा कितना माल रखा हुआ था, वही तो जलेगा। जिस दिन आग लगी उस समय कितने रुपए का माल मेरा गोडाउन के अंदर रखा हुआ था, वही तो जलेगा। तो वही मुझे चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब आग लग चुकी है, मुझे कैसे पता होगा कि कितना क्लोजिंग स्टॉक रखा है? तो आग लगेगी लेकिन डॉक्यूमेंट्स हमेशा बचा लिए जाएंगे, हर क्वेश्चन के अंदर ये मिलेगा। आग लगी, डॉक्यूमेंट्स बचा लिए गए, और उन डॉक्यूमेंट्स से कुछ मुझे पता चला। क्या पता चला? अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, तो आग लग चुकी है, वहां बचा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह अनुमान करने जा रहा हूं कि वहां पर कितना क्लोजिंग स्टॉक था। तो मैं क्या करूंगा? स्मरण करूंगा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। इसलिए मैं क्या तैयार करूंगा? इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं तैयार करूंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये कब तैयार किया जाता है? ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर तैयार किया जाता है। लेकिन इसके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी? मुझे चाहिए होगी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं है तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग तैयार नहीं किया जा सकता। मुझे तैयार मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ही करना है फाइनली, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो फिर माथा ठनक गया, अब क्या करें?
तो भैया अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दी गई हो तो डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू को सेल्स के ऊपर पुट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ना दी गई हो तो क्या करें? अरे तो जिस वर्ष आग लगी उसके पिछले वर्ष तो व्यापार संचालित हो रहा था, तब तो आग नहीं लगी थी ना। तो आप क्या करो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर डालो तुरंत, ट्रेडिंग अकाउंट इसको बना डालो। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाओ और उसके बाद में आप क्या करो, यहां से रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। ओके, क्या करो, यहां ट्रेडिंग अकाउंट को बनाओ और उसके बाद में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल दो। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट पिछले वर्ष में गए तब तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, नेट सेल्स भी है, इनटू 100 कर दो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गई है ना। तो देखो क्या करना होगा, जब लॉस ऑफ स्टॉक हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहां दो बातों के ऊपर हमको रहना होगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जीपी इज गिवन, इधर इफ रेट ऑफ जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट गिवन। ओके, दो कंडीशन होंगी, या तो क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया होगा और या तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया होगा। अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ओनली प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, अच्छा अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई होगी तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइंड आउट रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और रेट ऑफ जीपी निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूले से। देन प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, तो कुल मिलाकर देखो मुझे क्या बनाना है, मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ये देखो, चूंकि मुझे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया था इसलिए पहले बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, या प्रीवियस ईयर का बनाऊंगा, वो प्रीवियस ईयर का रहेगा, प्रीसीडिंग नहीं हो तो प्रीवियस का भी प्रीवियस हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, वहां मुझे मिलेगी सेल्स, वहां मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स रखूंगा, इनटू 100 करूंगा, मुझे पता चल जाएगा रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी जब पता चल जाएगा तो मैं बनाऊंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स के ऊपर वही रेट चार्ज करूंगा तो मुझे पता चलेगा जीपी। जीपी की डेबिट की टोटल करूंगा, क्रेडिट में डिफरेंस निकालूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे वो दिए ही होगा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तो फिर मैं डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना दूंगा और यही काम कर लूंगा। ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, दो बातें और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो कौन सी बातें हैं सर? देखो, जो रेट ऑफ जीपी है वो कभी कभी कॉस्ट ऑन सेल्स होता है, कभी कभी ऑन सेल्स होता है। तो जब रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट होगा और जब रेट ऑफ जीपी ऑन सेल्स होगा तो जीपी कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? ओके, तो देखो यहां पर जीपी आर
is on cost of sales, then GP is equal to net sales into rate upon 100 प्लस रेट। अगर आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जीपीआर कहां दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिक्री की लागत पर दिया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नेट सेल्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्यों ऐसा किया जाता है ये बहुत डिटेल में मैं पीछे बता चुका हूं कि क्यों रेट ऐड कर लेते हैं, क्यों रेट माइनस कर देते हैं, क्यों रेट को कुछ नहीं करते हैं, सीधे 100 रखते हैं। ठीक, ये बहुत डिटेल में उधर बता चुका हूं। आपको बस याद रखना है कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग को दिया गया है, जीपीआर कहां दिया गया है, कॉस्ट ऑन सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, इफ जीपीआर इज ऑन सेल्स देन जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। इस तरीके से जीपी निकाल लिया जाएगा। बात क्लियर हो रही है आपको, समझ में आ रही सारी चीजें? जी सर, समझ में आ रही हैं। तो ये एक फॉर्मेट हो चुका है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक की। लॉस ऑफ स्टॉक की कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर चाहिए। मेरा की पॉइंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, मुझे यही चाहिए। उसके बाद में मुझे उसे कैसे फाइंड करना है, तो कंडीशन होगी या तो जीपी क्वेश्चन, जीपीआर क्वेश्चन के अंदर दिया होगा और या तो नहीं दिया होगा। अगर दिया होगा तो मैं डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना करके उसे फाइंड कर लूंगा, किसको, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को। और अगर नहीं दिया होगा तो मैं पहले बनाऊंगा प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, वहां से लाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे, और उसके बाद में मैं बनाऊंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और वहां से इसको फाइंड कर लूंगा। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। तो अब हम लोग करेंगे दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। दोनों ही लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड है। लॉस ऑफ असेट्स का क्वेश्चन तो आज तक कभी नहीं आया है, तो आगे भी आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर ही है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आप इंश्योरेंस क्लेम में देखो, लॉस ऑफ प्रॉफिट का थंबनेल लगा हुआ है, उस वीडियो को देख लो, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आज पूरा लॉस ऑफ स्टॉक को ही कवर करूंगा और क्वेश्चन भी मेरा अनुमान यही है कि लॉस ऑफ स्टॉक का ही आएगा। तो मैं दो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक वो जो एक सिंपल टाइप है और जिसके अंदर एवरेज क्लॉज लागू हो रहा है, और दूसरा वो जो नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स से रिलेटेड है। अनुमान मेरा फिर से है कि नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड बन जाता है। तो मैं दो क्वेश्चन करूंगा आपके साथ आज इसी वीडियो में। बने रहिए अगले लगभग 25 मिनट और हमारे साथ चीजों को और बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अभी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग, और उसके बाद में एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करने वाला हूं आज आपके साथ में मिलकर के। तो क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, अ फायर occurred in the premises of Sri Garib Das on 1st April 2017 and considerable part of the stock was destroyed. The salvaged stock was rupees 1,12,000. Sri Garib Das had taken a fire insurance policy of for rupees 6,84,000 to cover the loss of stock by fire. The following particulars are available. परचेज 2016 के लिए है, सेल्स 2016 के लिए है, परचेज 1 जनवरी 2017 टू 1 अप्रैल 2017 है, ऐसे ही सेल्स है, उसके बाद में वेज है, दोनों ही पीरियड का। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में देखो नीचे पैराग्राफ में लिखा है, और ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर भी मिल जाएगा। श्री गरीब दास हैड इन जून 2016 consigned goods worth rupees 2 lakh which were lost in an accident. As there was no insurance, the loss was bear by him in full. Stock at ends of each year for until the end of calendar year 2015 had been valued at
cost less 10% from 2016. However, there was a charge in the valuation of closing stock which was uncertained by adding 10% to its cost. You are required to ascertain the insurance claim which the company should claim for the insurance company for the loss of stock by fire. ओके, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो बहुत बेहतरीन है। 31 दिसंबर 2015 तक 31 दिसंबर 2015 तक कंपनी क्या करती रही, अपने स्टॉक का वैल्यूएशन लेस 10% पर करती रही। मतलब जितने का स्टॉक था उससे 10% कम पर उसका वैल्यूएशन करती थी। लेकिन 1 जनवरी 2016 से क्या करने लगी, जो उसके स्टॉक का वैल्यू था उसको 10% ज्यादा पर वैल्यूड करने लगी। इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो मैं कब के लिए ये अकाउंट बना रहा हूं, 31 दिसंबर 2016 के लिए बना रहा हूं। ओके, तो 31 दिसंबर 2016 का जो ओपनिंग होगा वो क्या होगा, 1 जनवरी 2016 होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, 1 जनवरी 2016 होगा। तो 1 जनवरी 2016 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 31 दिसंबर 2015 का ही तो क्लोजिंग स्टॉक है। और 31 दिसंबर 2015 तक वो स्टॉक को 10% लेस पर वैल्यूड करता था। इसका मतलब जो उसका 2015 का क्लोजिंग स्टॉक था, जो 1 जनवरी 2016 को बना ओपनिंग स्टॉक, वो लेस 10% पर वैल्यूड है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, उसका ऑप्टिमम वैल्यूएशन करना होगा। किसका, ओपनिंग स्टॉक का। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, देखो आपका स्टॉक दिया कितना गया है क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है 5,76,000, 5,76,000। ये 100% की वैल्यू चाहिए और है कितनी, 90% की वैल्यू है। 100 - 10 कर दो तो इसकी राइट वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी। ओके, बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो चलो इसको सॉल्व करो। ये 0 गया, ये 0 गया, 9 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 9 छाक 54, और बचेगा कितना, 3 36, 9 चौक 36। इसका मतलब है ये है 6,40,000 रुपए का स्टॉक। ओके, बात क्लियर है, समझ में आया? इस वजह से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो इसके अंदर थी। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमारा 9,68,000, 9,68,000, और यहां से वो 10% ऐड करके वैल्यूएशन करने लगा है, तो अपॉन में 110 रखोगे। लेस पर वैल्यू करे तो कम कर दो 100 के साथ, ज्यादा पे वैल्यू करे 100 के साथ ऐड कर लो। चलो देखो क्या आएगा। तो ये जब हम इसको करेंगे तो 11,88 आएगा, और उसके बाद में फिर बच जाएगा हमारा 628, तो 11,88 हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा 8,80,000। बात क्लियर है, समझ में आई? यहां ऐड क्यों किया, क्योंकि 1 जनवरी 2016 से वो 10% ऐड करने लगा। यहां लेस क्यों किया, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 तक वो लेस कर रहा था। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होगी, बच्चा छोड़ देगा इस वैल्यू को, कहेगा हम तो 1 जनवरी 2016 से शुरू कर रहे हैं, तो दिसंबर पे कहा जाए। अरे जो 31 दिसंबर 2015 का क्लोजिंग स्टॉक है वही तो 1 जनवरी 2016 का ओपनिंग है, तो आपको ये तो करना पड़ेगा। चलो आओ आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेशन कर लिया है, 6,40,000 का ओपनिंग स्टॉक है। टू परचेज, परचेज हमारे पास में कितनी है, 2016 की परचेज देखो 37,52,000, 37 लाख, नाम गरीबदास है काम अमीरों वाला है, 37,52,000। टू वेज, वेज क्वेश्चन में देखो कितनी है, तो इनकी मजदूरी क्वेश्चन के अंदर दी गई है कितनी, 4 लाख रुपए दी गई मजदूरी, है ना? मजदूरी कितनी है, 4 लाख रुपए की मजदूरी पेमेंट करी गई है। बाई सेल्स, सेल्स क्वेश्चन के अंदर देखो कितनी है, 46,40,000 रुपए की सेल्स है 2016 की, 46,40,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक, मेरा कैलकुलेटेड है 8,80,000,
ओके, देखो क्या कुछ और बच रहा है। इनके यहाँ आग लगी, 2 लाख रुपए का स्टॉक इनका जल करके लॉस हो गया, है ना। तो ये इनका लॉस हो गया है 2 लाख रुपए का, नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट में दिखाएंगे। बाय गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, कितना, 2 लाख रुपए का लॉस इनका हो गया। इसको दो काम कर सकते हैं, या तो परचेज से माइनस कर दो या तो क्रेडिट साइड में लिख लो, तो हो गया ना पूरा। चलो अब क्या करते हैं भैया, अब हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। तो यहां हमने टोटल कर लिया, कितना, ये 4, 8 4 12, ठीक है। फिर 8 से 14 और 2 16, 1 17 और 4 और 1 5, 57,20,000 मेरा टोटल आ गया। कितना, 57,20,000 अब 57,20,000 से हम लोग ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यार हमारा आ गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है देखो, तो क्या कर लें, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कर लीजिए। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया था। कैसे निकलेगा, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी कितनी है, 9,28,000 है। सेल्स है 46,40,000, 46,40,000 गुणे 100, ये बराबर कितना आएगा, तो देखो 9,28,000 डिवाइडेड बाई 46,40,000 गुणे 100, ये आएगा 20%। और वो भी कैसे, ऑन सेल्स। तो मुझे पता हो गया मेरा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 20% ऑन सेल्स। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ क्लेम को कैलकुलेट करने के लिए। तो मुझे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट भी पता हो गया। अब हम लोग बना लेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर ऑन 1 अप्रैल 2017। कब का, 2017, वो भी 1 अप्रैल। ओके, क्योंकि इनके यहां कब लगी थी, 1 अप्रैल को लगी थी। तो कैसे कैलकुलेशन होगी, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग जो यहां का क्लोजिंग है वही यहां का ओपनिंग है, 8,80,000। टू परचेज लेस रिटर्न, अगर रिटर्न होता तो माइनस करता, ये है 7,28,000 रुपए की। टू वेज, वेज क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 72,000 रुपए की। कब की, 1 जनवरी 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक। ये हम कब बनाते हैं, अप टू द डेट ऑफ फायर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बाई सेल्स लेस रिटर्न, ये है 9 लाख, कितना दिया हुआ है, 9,60,000। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे पता था क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया था बैलेंसिंग फिगर। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इस वाले कंडीशन में अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूं तो क्या सेल्स नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, वो तो आ ही जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैसे, तो जीपी बराबर नेट सेल्स इंटू रेट ऑफ जीपी अपॉन 100। क्यों 100, क्योंकि रेट ऑफ जीपी ऑन सेल्स है। तो जीपी बराबर 9,60,000 गुणे 20/100, 2 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 3 जीरो ये हो गए, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 1 19, 1,92,000 रुपए आ गया क्या ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने यहां पे उठा के उसको लिख लिया 1,92,000 रुपए। अब इधर का टोटल कर लो, यहां का टोटल कितना आएगा, तो देखो 8 2 10 2 12, उसके बाद में हासिल आ गया 2, 8 2 10 था 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, हासिल आ गया 2, 8 2 10 था 17 और 1 18, 18,72,000 रुपए। देखो टोटल हमारा ये हो गया क्रेडिट साइड का। इसी को हम यहां ले आए, 18,72,000। क्लोजिंग स्टॉक आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक
बैलेंसिंग फिगर देखो कितना आएगा, माइनस करो तो देखो यहां पर 0, यहां पर 2, 2 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 16 17 से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 18 से 9 जाएगा तो बचेगा 9, 9,12,000 रुपए। देखो क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आया? जी हाँ सर, बिल्कुल कंडीशन पक्का आया, यही आया। तो बच्चा एक बात देखो, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे थोड़ी कहा था बहुत अच्छा है। जब आग लगी तो ये कह रहे मेरा नुकसान हुआ 9,12,000 का। कितना? जब आग लगी तो बोल रहे हैं 9,12,000 का नुकसान हुआ। और जब बीमा लेना था ना, बीमा कंपनी ने तो कहा था माल कितना तुम्हारे यहाँ, तो कहा था 6,84,000 का। कितना? 6,84,000 का माल बताया बीमा लेते समय। और जब क्लेम लेना है तो कह रहे 9,12,000 का जला है, लाओ पैसा दो हमको। बीमा कंपनी बेवकूफ थोड़े है। ऐसी ही सिचुएशन में लगता है एवरेज क्लॉज। क्या? औसत वाक्य, एवरेज क्लॉज। ये क्या होता है? जब कोई व्यापारी अपने माल का बीमा उसकी वास्तविक लागत से कम का कराता है, इस कंडीशन में उसके क्लेम होने पर जो कंपनसेशन मिलता है वो एवरेज क्लास के अंतर्गत होता है, और उसको कंपनसेट उतना भी नहीं किया जाता जितना उसने बीमा लिया था। तो सर कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी? देखो, इस कंडीशन में हम लोग निकालते हैं सबसे पहले एक्चुअल लॉस। कई किताबों में इसको ग्रॉस लॉस कहा जाता है। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या हो जाती है? अरे जब आग लगती है तो व्यापारी कुर्सी डाल के थोड़े बैठ जाता है, हमने तो बीमा लिया जलने दो। कोई आदमी अपना बीमा ले ले तो क्या ट्रक के आगे आगे चलेगा कि भाई आने दो, हमने तो बीमा लिया हुआ है, आओ तुम? ऐसा नहीं होता ना। बीमा भी लेते हैं और अपनी सुरक्षा भी करते हैं। तो सुरक्षा में जितना माल बचा लिया वो सैल्वेज वैल्यू है। तो क्लोजिंग स्टॉक 9,12,000 माइनस इसने बचा कितने का लिया? 1,12,000 रुपए का माल बचा लिया। 1,12,000 रुपए का माल जलने नहीं दिया। तो फिर एक्चुअल लॉस कितना हुआ? एक्चुअली लॉस हुआ कितना? तो 9,12,000 में से 1,12,000 माइनस कर दो तो कितना लॉस हुआ? 8 लाख रुपए का इनका एक्चुअल लॉस हुआ है। कितना? 8 लाख रुपए का लॉस हुआ। कितना एक्चुअल? बीमा इन्होंने लिया था 6,84,000 का। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर एक्चुअल लॉस इनटू इंश्योरेंस पॉलिसी अपॉन क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इसको सॉल्व करो। देखो एक्चुअल लॉस हुआ इनका 8 लाख का, बीमा लिया था 6,84,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 9,12,000 रुपए। सॉल्व कर दो कितना आएगा ये। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 लाख गुणे 6,84,000 डिवाइडेड बाई 9,12,000 बराबर इनका अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा 6 लाख रुपए। कितना? 6 लाख रुपए आएगा, जबकि इन्होंने बीमा कितना कराया था? 6,84,000 रुपए का कराया था। राइट आंसर हमारा 6 लाख आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। और अगर आप कहें कि नहीं सर यही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे तो मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हो सकता है भाई ना भी आए। तो सारी कंडीशंस इसके अंतर्गत आ गई। कैसे? ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, जीपी रेट निकालना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, फिर जीपी निकालना, उसके बाद में एवरेज क्लास का भी लगाना। मतलब सब कुछ आ गया है, कुछ ऐसा रह नहीं गया है जो छूट रहा हो। अगला क्वेश्चन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस का, उसको समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक और कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करो उन दोस्तों के साथ में अपने जिनका अभी 2-4 दिन बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस का। तो अगला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स से रिलेटेड है। देखो नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स होता क्या है? कुछ माल ऐसा होता है जो डिफेक्टिव हो जाने के कारण, या एक्सपायरी डेट निकल जाने के कारण, या कुछ टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण मशीनरी में गुड्स हमारा डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण वो जो नॉर्मल मार्केट रेट चल रहा है उस पर वो नहीं बिक पाता। उसे मार्केट रेट से कम पर
कॉस्ट पर या फिर लॉस पर बेचना पड़ता है। ऐसा माल व्यवसायिक दृष्टिकोण से एबनॉर्मल गुड्स या कि असामान्य माल कहलाता है। नॉर्मल गुड्स का मतलब यह है जो मार्केट में नॉर्मल रेट चल रहा है उसी रेट पर बिकेगा, उसको नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। तो मेरा अनुमान है कि यहां से क्वेश्चन ऐसा ही आना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 3-3 कॉलम के साथ इसको सॉल्व किया जाता है। पार्टिकुलर, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, टोटल। पार्टिकुलर्स, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, टोटल। मैंने एक ही साथ कॉलम बना रखे हैं ताकि आपका समय बचाया जा सके कम समय में, क्योंकि फॉर्मेट तो आप जानते ही कैसे बनेगा। क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे और उसको समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इस वजह से फॉर्मेट हमारा तैयार है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है 1 जुलाई 2017 को हरियाणा टूल्स लिमिटेड के गोडाउन में आग लग गई। कंपनी के लेखों से निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुए। 1 अप्रैल 2016 को स्कंद 75,000 रुपए 75,000 का, 31 मार्च 2017 को स्टॉक 80,000 का, 16 to 17 में परचेज 3,10,000 और 16 to 17 में सेल्स 4 लाख। 1 अप्रैल 2017 से लेकर के हमारा अप टू द डेट ऑफ फायर जो परचेज है वो 75,000 का है और इसी डेट से लेकर के हमारा जो सेल्स है वो 1 लाख रुपए का है। महत्वपूर्ण है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है? कह रहा है 16-17 के अंतिम स्कंध मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय 5,000 रुपए का गुड्स जिसकी कॉस्ट 4800 थी। कॉस्ट कितनी? 4800। कितना? गुड्स 5,000 का अपलिखित कर दिया गया, मतलब राइट डाउन कर दिया गया कि ये बेकार है। इस स्टॉक का कुछ पार्ट जो कि 2,400 रुपए का था, 400 रुपए के लॉस पर मई 2017 में बेच दिया गया। आग से बचा हुआ स्कंद मतलब सैल्वेज्ड स्टॉक कितना है? 5,000 है। गोदाम और उसका माल पूर्ण रूप से बीमित था। हमको बताना है अमाउंट ऑफ क्लेम। तो देखो यहां पर जो एबनॉर्मल गुड्स है उसको समझना है। कई कंडीशन है। 4,800 रुपए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, जबकि 5,000 राइट ऑफ कर दिया, तो 200 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा राइट ऑफ हो गया, एक बड़ी प्रॉब्लम। फिर मई 2017 में इन्होंने बेचा। मई 2017 कहां पड़ेगा? देखो यहां पर पड़ेगा। इसका मतलब इसमें का कुछ एबनॉर्मल गुड्स यहां पर बेचा गया है, तो उसको क्या अब फिर कुछ बच भी गया है, जो बच गया है वो कहां जाएगा? तब कुछ समझिएगा, बहुत आराम से सुनो कैसे लगेगा। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना क्वेश्चन के अंदर दिया गया है? ट्रेडिंग अकाउंट की भी मैं बात कर रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है 75,000 का, कोई एबनॉर्मल नहीं, मतलब यही 75,000 टोटल हो गया। टू परचेज, जब परचेज की ओर आएंगे हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि उसने टोटल परचेज करी है 3,10,000 रुपए की। कितनी परचेज करी है? 3,10,000 रुपए की। 16-17 में परचेज कितनी है? 3,10,000 की। लेकिन उसमें 4,800 रुपए का एबनॉर्मल गुड्स भी इंक्लूडेड है, तो यहां पर लिखेंगे 3,10,000। एबनॉर्मल गुड्स कितने का है? 4,800 का है। तो अगर 4,800 का गुड्स हमारा एबनॉर्मल है, 3,05,200 रुपए का गुड्स हमारा जो है परचेज वो नॉर्मल है। 3,05,200। ओके, 3,05,200 रुपए का जो हमारा माल है वो क्या है? नॉर्मल है। ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आ गई। इधर आओ। बाई सेल्स। सेल्स कितनी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है? देखो एबनॉर्मल गुड्स हटा दो इधर। सेल्स देखो क्वेश्चन के अंदर कितनी है? 3,10,000। 4 लाख रुपए की बिक्री हुई है। 4 लाख एबनॉर्मल कुछ नहीं, मतलब यही 4 लाख की बिक्री हुई है। बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में देखो क्या कह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक टोटल इसके पास देखो आप कितने का है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक है 80,000 का। कितना? 80,000 का। लेकिन समझो 5,000 का माल था इस जिसकी लागत 4,800 थी, इसने उसको राइट ऑफ किया है। 4,800 रुपए की कॉस्ट का माल 5,000 रुपए इसने राइट ऑफ किया, तो 200 रुपया क्लोजिंग स्टॉक इसने ज्यादा राइट ऑफ कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक के साथ छेड़छाड़ होती है, प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये 200 रुपया जो डिफरेंस है इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का वो ऐड हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक के साथ। तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा 80,200।
एबनॉर्मल गुड्स की कॉस्ट कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की? 4800। टोटल कितना हो जाएगा? 85,000। ये बात समझ में आई आपको? भाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का था एबनॉर्मल गुड्स वाला? 4800 ही तो उसकी कॉस्ट थी, तो 4800 लिखो ना। और यहां आप 80,000 लिखे हो क्योंकि 5,000 राइट ऑफ कर रखा था, इस वजह से 200 रुपए जो डिफरेंशियल वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया। चलो यहां का टोटल करो और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। 4,85,000, इधर 4,800, यहां पर 4,80,200, यहां ले आओ इसको 4,80,200, इधर 4,800, इधर 4,85,000। 4800 से 4800 गया, कुछ नहीं बचा। 4,85,000 से 3,85,000 निकालो, क्योंकि यहां देखो कितना है 75 10 85, तो 3,85,000 कितने का आएगा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा? 1,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इधर देखो ये हमारा होता है 75 और 5 और जोड़ दो 80, तो 3,80,200। 4,80,200 माइनस 3,80,200 बराबर कितना आएगा? 1,00,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आ रही है? जी सर, खूब कस के आ रही है। 1,00,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं एक बार ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर में देखो कितना ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, 1,00,000 रुपए का ना। हाँ, 1,00,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट दिया, 1,00,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। तो अब क्या करना है? अब मुझे निकालना है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ जीपी बराबर नेट सेल्स इंटू रेट अपॉन 100। तो नेट सेल्स कितनी है? नहीं भाई, ये क्या, ये तो ये थोड़े होता है, ये होता है जीपी अपॉन नेट सेल्स। वो तो जीपी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो जीपी कितनी आई है? 1,00,000। सेल्स कितनी है? 4,00,000 गुणे 100, 25 चक्कू 100 बराबर 25% ऑन सेल्स। रेट ऑफ जीपी आ गया? हाँ जी सर, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? आओ यहां देखो, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना? जो यहां का क्लोजिंग वही यहां का ओपनिंग। तो जब हम ये क्लोजिंग उठा के यहां लाएंगे तो देखो जो यहां का क्लोजिंग है वही ओपनिंग है। ये 80,200, 4,800, टोटल 85,000। ठीक? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। टू परचेज, परचेज क्वेश्चन के अंदर देखो कितनी दी हुई है। तो आग लगने की तिथि तक की परचेज है 75,000। कोई एबनॉर्मल नहीं, तो यही 75,000 यहां आ गई। कोई वेट्स वगैरह कुछ है ही नहीं, कोई वेट्स नहीं है, तो बाई सेल्स। सेल्स में समझो इसने माल कितने का बेचा है, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इसने माल बेच दिया है 1,00,000 रुपए का। कितना माल बेचा? 1,00,000 रुपए का माल बेच दिया। फिर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलो, जहां लिखा था कि इस स्कंद का कुछ भाग जिसकी लागत 2,400 रुपए थी, 400 रुपए की हानि पर मई 2017 में बेचा गया। तो मई 2017 तो 1 जुलाई 2017 तक में आ जाएगा। तो 2,400 रुपए की लागत का माल अगर 400 रुपए की हानि पर बेचा गया तो फिर बेचा कितने में गया? ये है ना सेलिंग प्राइस। तो इस 1,00,000 में 2,000 रुपए का एबनॉर्मल गुड्स बेच दिया गया। 1,00,000 रुपए में एबनॉर्मल गुड्स कितना है? 2,000। तो फिर नॉर्मल गुड्स कितने का बेचा गया? 98,000 का बेचा गया। लॉस कितना हुआ? बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स कितना लॉस हुआ? 400 रुपए का लॉस हुआ है ना, 400 रुपए का लॉस हो गया। अब क्या करो, इधर आओ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? जीपी बराबर सेल्स इंटू रेट अपॉन 100। सेल्स कितनी है?
98,000 रुपए की। सेल्स कौन सी रखेंगे? वो वाली सेल्स रखेंगे जिस पर जो नॉर्मल सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स को नहीं इंक्लूड किया जाता। ध्यान रखिएगा, कौन सी सेल्स है? नॉर्मल गुड्स की जो सेल्स है वो गुणे 25 भाग 100, तो बराबर 25 जीरो 0, 25 अट्ठी 200, हासिल आ गया है 20, 25 नौवा 225 और 20 245, है ना? 245 तो कितना आएगा? 245, ये कितना आ जाएगा? 24,500। एक बार देख लेते हैं आंसर में कितना दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर हमको 24,500। ठीक है, तो इसको लेकर के भाई बढ़ते हैं आगे। देखो कैसे, कितना क्या क्या दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया है? 24,500। एबनॉर्मल कुछ नहीं, यहां पर कुछ, यहां तो टोटल आएगा ना 24,500, यहां का है कुछ नहीं, 24,500। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। किसको बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे? क्लोजिंग स्टॉक को। तो इसका सबका टोटल करते हुए चलो देखो कितना आएगा। तो पहले इधर का टोटल कर लेते हैं, 5, उसके बाद में 5 5 10 4 14, 8 7 15 और 2 17, 1 18, 1,84,500। इसका टोटल 4,800, इसका टोटल 5 2 7, और उसके बाद में 5 4 9, 7 2 9 8 17, 1,79,700, और उसके बाद में 4,800, 1,84,500। इसका देखो यही वाली वैल्यू दी हुई है। हाँ जी सर दी हुई है, इसको इधर ले आओ। 1,79,700, 4,800 और 1,84,500। अब क्या करो? बाई क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो। बाई क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा ये? तो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा ना सर। 1,84,500 से अगर 1 लाख माइनस करोगे क्या बचेगा? 84,500। 4,800 से 2,400 माइनस करोगे क्या बचेगा? 2,400। उसके बाद 1,79,700 से आप माइनस करो 98,000, तो कितना बचेगा? 700 तो बच ही जाएगा। और यहां पर हमारा 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और उसके बाद में 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। 81,700 रुपए। ओके, 81,700 रुपए। यहां पर ये वाले जो 400 हैं, ये वाले तो 400 यहां पर भी आएंगे, और ये वैल्यू हमारी 1,84,100 आएगी। 1,84,100 आएगी, क्योंकि 5 4 5 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा और 8 और फिर ये आ जाएगा, तो ये आएगा हमारा 84,100 रुपए। ओके, तभी देखो 7 4 11, तब ये टोटल बनेगा हमारा, नहीं तो टोटल मिसमैच कर जाएगा। तो ये बात यहां पर आपको समझ में आ गई। यहां पर 400 ये इधर लिखे नहीं थे, बाई चांस मैंने डैश कर दिया था। ओके, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो मेरा आंसर आ गया है कितना? 81,700 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक है नॉर्मल गुड्स की, प्लस 2,400 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक है एबनॉर्मल गुड्स की। टोटल क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 84,100 का। जब अमाउंट ऑफ क्लेम की बात करेंगे तो हम लोग इस क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान में रखते हैं। तो देखो यहां क्वेश्चन में एवरेज क्लास नहीं लगेगा क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी दी नहीं गई। तो अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर अमाउंट ऑफ क्लेम बराबर क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज्ड वैल्यू, सैल्वेज स्टॉक या वैल्यू सैल्वेज स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 84,100, और सैल्वेज्ड वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है? 5,000 रुपए का माल इसने बचा लिया है। कितना? 5,000 रुपए का माल बचा लिया है। तो ये 79,100 का हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम निकल करके आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो अमाउंट ऑफ क्लेम हमारा आ रहा है 79,100, एकदम राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स से रिलेटेड दोनों ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे।
और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब वाकई यार ये अच्छा है आपके लिए या नहीं, ये तो आपकी प्रतिक्रियाएं ही मुझे बता सकती हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अभी देने जा रहे हैं या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में और वहां देखेंगे एचपीएस मतलब हायर परचेज सिस्टम को वन शॉट एक बार में पूरा एचपीएस खत्म। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।